हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो है ना बोर्ड एग्जाम 2022 में 100% आएंगे। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जितना प्रश्न बताने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना। मैं आप लोगों को इसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारा प्रश्न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप पूरा प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आप 90% ला सकते हो, जितना मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर इतना ही प्रश्न तैयार कर लोगे आप 90% ला सकते हो। लेकिन आप लोगों को जितना बताया जाएगा उतना प्रश्न तैयार करके जाना। मैं आप लोगों को आंसर भी साथ में बताऊंगा, सारे क्वेश्चन का आंसर भी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना। पहला प्रश्न आप लोग देखो। पहला हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे वो सारे आपको नोट्स करना है और उसको बार बार याद करना है। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको भूलना नहीं है। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए पहले चैप्टर का, तो आप लोग जरूर तैयार करके जाना, छोड़कर मत जाना ये क्वेश्चन। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो आप लोगों को इसका मैं सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा जो आप लोगों का, जब हम लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, यानी कि लौह चूर्ण यानी कि Fe, और उस पर हम HCl डालेंगे तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे चैप्टर से अम्ल क्षार एवं लवण से। तो आप लोग जरूर तैयार करके जाना। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। लिखा हुआ है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, या फिर अम्लीय विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 7, सी है 7 से कम, डी है 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखो, एक होता है आपका पीएच स्केल, ठीक है, ये आपका 0 से 14 तक होता है और बीच में आपका 7 होता है। अब आपको ये याद रखना है, ये जो बीच वाला 7 होता है ना, ये जो आपका बीच वाला 7 होता है ये उदासीन होता है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। और 0 से 7 तक, यानी कि 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 से 14 तक क्षारीय होता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो होगा अम्लीय विलयन का पीएच मान वो क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि जो आपका 7 से नीचे वाले अम्लीय होते हैं तो 7 से कम होगा। आप लोग याद रखना कि जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2 में, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि जो पेयजल है, पेयजल यानी कि पीने वाली जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी है CaCl2, ऑप्शन नंबर सी है CuCl2, ऑप्शन डी है CaCO3। अब आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि क्या प्रयोग किया जाता है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है CaOCl2। ये आपका जो है ना, ये क्या है, ये है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग हम लोग पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन याद हो गया होगा। बहुत आसान है, आप लोग नोट कर लेना, माइंड में सेट कर लेना ये सारे क्वेश्चंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो मैंने क्वेश्चन लिया है एंटी मनी, एंटी मनी है। एंटी मनी आपको ये बताना है कि एंटी मनी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है धातु, बी है अधातु, सी है उपधातु, डी है मिश्र धातु। तो आप लोग बताओ कि एंटी मनी क्या है। एंटी मनी नाम सुना होगा, तो एंटी मनी जो है वो है उपधातु। क्या है? उपधातु। याद रखना, ये आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां लिखा हुआ एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होगा या IUPAC नाम होगा। ये मैंने ऑलरेडी IUPAC नेम पढ़ाया है, लिखना सिखाया है, कि मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से सिखाया है, ठीक है। तो यहां आप लोग बताना है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होगा। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, बी है एथेनोइक अम्ल, सी है मेथेनोइक अम्ल, डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम क्या होगा। सबसे पहले एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन की संख्या होती है, लेकिन अब मेथ और एथ, तो एथ होगा, यानी कि यहां जिसमें एथ हो वही सही है। तो एथेनोइक अम्ल आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन की संख्या होती है, इसलिए हमारा एथेनोइक अम्ल ऑप्शन सही होगा। ओके,
समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5? कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग फोकस करो कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। जो आहार नाल होता है उसमें सी के आकार की संरचना है, सी के आकार की संरचना एक होती है। जब आप लोगों को पाचन तंत्र पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर ए है अमाशय का, वी है गृहिणी का, सी है ग्रसनी का एंड डी है क्रीमरूप प्रशेषिका का। देखो अमाशय जो होता है वो तो आप देखे होंगे कि कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है भाई, ठीक है, स्टोमच तो ऐसा नहीं, और देख लेना। और ग्रसनी, ग्रसनी जो होता है एक नली होती है, लेकिन ये जो गृहिणी होता है, गृहिणी ये आहार नाल में सी के आकार की संरचना होती है। किस आकार की? सी के आकार की संरचना होती है गृहिणी का। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन है आहार नाल की सी के आकार की संरचना वी, यानी कि गृहिणी। गृहिणी जो होती है उनकी आपका सी के आकार की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग फोकस करो, इसमें क्या पूछ रहा है? जो हीमोग्लोबिन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है यानी कि खून, ब्लड, ये महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्सर्जन में, वी है श्वसन में, सी है पाचन में, डी है वृद्धि में। तो अब आप लोग ये बताओ कि हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो तो भाई श्वसन में निभाता है। जो हीमोग्लोबिन है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। आप लोग याद रखना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं उतना याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना, फिर देखना यही सारे क्वेश्चन आएंगे। जितना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बताऊं आप 90% ला सकते हो। लेकिन आप लोग कोशिश करो कंप्लीट करने का, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। ओके, तो ये है हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है अमीबा में, वी है ईस्ट में, सी है प्लाज्मोडियम में, डी है आपका लेशमेनिया में। तो अब आप लोगों को यह बताना है जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। तो मुकुलन जो आपका अलैंगिक जनन है मुकुलन द्वारा होता है, तो ये जो मुकुलन वाली प्रक्रिया है ये ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। तो आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। तो ये ईस्ट में होता है मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इन चारों में से बताना है कि कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है अंडाशय, वी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, डी है डिंबवाहिनी। तो यहाँ जो अंडाशय है, गर्भाशय है, ये सारे मादा जनन तंत्र का भाग है, और यहाँ जो डिंबवाहिनी है ये अंडवाहिनी का दूसरा नाम है, और जो शुक्रवाहिका है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि आपका नर जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग देखो कि F2 पीढ़ी में 3:1 यानी कि 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है एक संकर संकरण में, वी है द्विसंकर संकरण में, सी है ए तथा वी दोनों में, यानी कि एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण दोनों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको एक संकर संकरण भी पढ़ाया है, द्विसंकर संकरण भी पढ़ाया है। तो वैसे अगर एक आपका 3:1 है तो ये आप लोगों का जो एक संकर संकरण होता है उसी में प्राप्त होता है। किसमें? एक संकर संकरण में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और आई होप कि आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को तैयार करके ही जाना है। थोड़ा सा लॉन्ग है तो समझने की कोशिश करना। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज, मतलब उसका जो साइज है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होना चाहिए। साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब, यानी कि बिंब का मतलब है वस्तु, को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। एक बात याद रखना, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको जहां भी समान साइज का प्रतिबिंब का है, यानी कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का है, तो एक बात याद रखना, आपका जो वस्तु होगा वो वक्रता केंद्र पर होगा, या फिर इसको दूसरे नाम से भी कहा जा सकता है फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, क्योंकि जो वो होता है ना वो फोकस दूरी की 2 गुनी पर होता है।
तो वैसे आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, जो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, लेकिन आपके ऑप्शंस देख लो, लेंस के मुख्य फोकस पर, एंड आपका वी वही है, सी अनंत पर, डी है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आप लोगों को यही पर टिक लगाना है कि फोकस दूरी की 2 गुनी पर, अगर यहां वक्रता केंद्र हो तो भी सही रहेगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ में आ गया होगा, सारी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा और सारे क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सारे का रिवीजन करना है, बार बार याद करना है। ओके, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, बी है दृष्टिपटल द्वारा, सी है पश्चिमाभि द्वारा, डी है परितारिका द्वारा। तो अब आप लोगों को यह बताना है जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें आपका पश्चिमाभि द्वारा सही हो जाएगा। किसके द्वारा? पश्चिमाभि द्वारा। ओके, टिक मार लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। पश्चिमाभि द्वारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है। एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति का नाम सुना होगा, यानी कि एक घोड़े की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए है 726 वाट, बी है 746 वाट, सी है 736 वाट, एंड डी है 756 वाट। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो एक अश्वशक्ति पूछ रहा है ना, तो एक अश्वशक्ति का आप लोगों का हो जाएगा 746 वाट। अगर यहां 10 अश्वशक्ति कर दे तो क्या करोगे, इसी में 10 से गुणा कर लेना, बस कोई आसान सा क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 746 वाट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 पर फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जो विद्युत धारा है उसको उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन ए है जनित्र, बी है अमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर, डी है मोटर। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की कौन सी युक्ति है। तो जो विद्युत धारा होती है उसे उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो है जनित्र। क्या है स्टूडेंट? जनित्र। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस याद हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 14 तक, और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। ठीक है, लिखा हुआ है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा जो है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ए है पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है जल विद्युत, डी है कोयला या पेट्रोल। तो यहाँ जो जीवाश्म ऊर्जा पूछ रहा है, जीवाश्म ऊर्जा, तो वो आप लोगों का इन चारों में से जो है ना वो आपका कोयला और पेट्रोल होगा। कोयला व पेट्रोल दोनों, अगर एक ही ऑप्शन में तो कोयला, तो कोयला पर टिक मारना, पेट्रोलियम भी दे सकता है एक ही, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दोनों दिया है कोयला या पेट्रोलियम, तो आप लोगों को यही वाला ऑप्शन सही है। तो अगर ये 15 ऑब्जेक्टिव आप तैयार करके जाते हो तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि यहां से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैंने वो ऑब्जेक्टिव लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, वही मैंने लिया है, और जितना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो तैयार आप लोग ये सारे कर लेना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जितना मैंने कहा है उतना तैयार कर लो, फिर आप देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे 90% लाते हो। ओके, तो ये सारे आप नोट कर लेना जितना मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें समझाया है। अब हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आप लोग फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके ही जाना। ओके, लिखा हुआ है ऊष्माक्षेपी, जिसे हम दहन भी कह सकते हैं, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण सही समझाना है, अच्छे से समझाना है, जैसा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग डालना है, यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नीचे आप लोग ब्लैक से अंडरलाइन कर देना। फिर आप लोग लिखना अच्छे से, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी ना हो तो आप लोग कोशिश करो कि अच्छी हो जाए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। ओके, अब आपको यहां लिखना है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, जैसे आपकी रासायनिक अभिक्रिया है तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। जो उत्पाद होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, आपका निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्पन्न करना, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना। बस इतना आप लोग माइंड में रखो, बस आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग यहां देखो, जैसे मैं एक रिएक्शन आप लोगों के साथ, बहुत इजी सा रिएक्शन, दोनों बहुत इजी रिएक्शन समझाऊंगा। यहां आप लोग लिखो CH4, यानी कि CH4 क्या है, मेथेन है। मेथेन जो आप लोगों का है, ये आप लोगों का CH4 है।
ओके। अब ये आपका जो है ना ये गैस की अवस्था में है, समझ में आया। अब आप लोगों को क्या इसमें मिलाना है, इसमें आप लोग ऑक्सीजन मिलाओ, यानी कि क्या 2O2 ऑक्सीजन, इसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि आपका ये भी गैस की अवस्था में है, दोनों यहाँ आगे 2 कर दिया मैंने। ओके, गैस के 2 हैं। अब आप लोग यहाँ गिव्स आउट आपको क्या मिलेगा, ये आप लोग सोच रहे होंगे, तो गिव्स आउट आपको मिलेगा CO2, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका गैस की अवस्था में पाया जाता है। ओके, एंड प्लस आप लोगों को मिलेगा 2H2O, ये भी भाप के रूप में मिलेगा, यानी कि आपको गैस के रूप में मिलेगा। बट इसमें एक चीज याद रखना, इसमें आप लोगों को एक बात याद रखना है, जो कि इसमें रहेगा प्लस ऊष्मा। क्या रहेगा? प्लस ऊष्मा, यानी कि इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो प्लस ऊष्मा इसलिए मैंने लगा दिया कि इसमें ऊष्मा भी प्लस रहेगा। ऊष्मा छेपी में ऊष्मा प्लस रहता है, लेकिन ऊष्मा शोषी में ऊष्मा माइनस रहता है, बस इतना आप याद रखना। अब यहाँ आपका ऊष्मा शोषी पूछ रहा है, तो आपको बताना है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होने का मतलब कि अपने अंदर खींचती है, उन्हें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, ऊष्मा छेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, बस इतना सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग 1 मिनट में याद कर लो। N2 में, जो N2 है नाइट्रोजन में, आप O2 यानी कि ऑक्सीजन, N2 में आप O2 मिला दो, आपको गिव्स आउट क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2NO। लेकिन अब आप लोग याद रखना, मैंने क्या बताया है अभी जस्ट, कि इसमें आपका माइनस ऊष्मा रहेगा। क्या रहेगा? माइनस ऊष्मा। बस इतना सा याद रखना है बच्चा पार्टी, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने क्या कहा है कि इसमें आप माइनस ऊष्मा याद रखो और आपका ऊष्मा छेपी में प्लस ऊष्मा याद रखो, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। उदाहरण आप दोनों का समझ लेना, इसमें मैंने N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO माइनस ऊष्मा, बस आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी समझाऊंगा, जस्ट आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक करते रहो। लिखा हुआ है कि धामन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। जो धामन सोडा है उसका रासायनिक नाम, जो धोने वाला सोडा है उसका रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखना है। सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि रासायनिक नाम Na2 से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। तथा अणुसूत्र थोड़ा सा अलग है, Na2CO3 × 10H2O, यानी कि जो यहाँ जल की मात्रा है वो ज्यादा है, 10H2O है, 10 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों का सूत्र जरूर याद रखना। इसका आप लोगों का सूत्र कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखना, Na2CO3 × 10H2O बस। और आपका जो ये रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट, इतना याद रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो और कंप्लीट कर लो। चलो हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझो, ये क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना है, बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, कई बार रिकॉर्ड तोड़ आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा सेलेक्ट किया है। इसको आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने, क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे प्रॉमिस करता हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिखा हुआ है कि समजातीय श्रेणी क्या है। जो समजातीय श्रेणी है वो क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। आपको उदाहरण के साथ समझाना है समजातीय श्रेणी के बारे में। तो यहां उत्तर देखो कि कार्बनिक यौगिकों का, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन होते हैं ना, तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, जो उनका सामान्य सूत्र हो एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। जो उनके सामान्य सूत्र हैं एवं क्रियात्मक समूह एक जैसे हो, मतलब उनमें कोई डिफरेंस ना हो, एक जैसा हो, चाहे उनका क्रियात्मक समूह समान हो चाहे सामान्य सूत्र समान हो, दोनों में से एक। तो अब आप लोग उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे यहाँ आपका मेथेनॉल है, एथेनॉल हो, प्रोपेनॉल है, ये सारे एक क्रियात्मक समूह के हैं, समान क्रियात्मक समूह है। जैसे सब में नॉल अल लिखा हुआ है, यानी कि OH समूह सब में, एल्कोहल समूह सब में लगा हुआ है OH। CH3OH आपका मेथेनॉल है, CH3CH2OH एथेनॉल है, CH3CH2CH2OH आपका प्रोपेनॉल है। बस आपको ये याद रखना है समजातीय श्रेणी के बारे में। आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आप लोग लक्षण समझो, इनके थोड़े से लक्षण हैं, उपयोग हैं, जो आपको समझकर ही जाना है।
सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जो सभी सदस्य हैं समजातीय श्रेणी के, उन्हें हम लोग एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सबके, जैसे एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, तो इनमें हम लोग सभी को एक में एक कार्बन की संख्या 2, 3, 4 कार्बन की संख्या रखकर हम उसे समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरा समझो कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होना चाहिए। जो सभी सदस्य हैं उनका एक ही क्रियात्मक समूह होना चाहिए। जैसा देख सकते हो यहां सारे का अल्कोहल समूह है, तीनों जो है अल्कोहल समूह के हैं। ओके, अगला देखो क्वेश्चन आपका 3 नंबर, आपका लक्षण कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होना चाहिए। जो मतलब प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे CH2 का अंतर क्या होता है। जैसे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब आप लोग एक कार्बन की संख्या रखोगे तो CN यानी कि CH4 हो जाएगा, 2 रखोगे तो C2H6 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में देखो कितना डिफरेंस है, एक C है, एक C इसमें ज्यादा है और 2H ज्यादा है, तो ये CH2 का अंतर है। तो ये आपका हो जाएगा समजातीय श्रेणी का आपका उदाहरण, समजातीय श्रेणी का, क्योंकि इनके बीच CH2 का डिफरेंस है, बस CH2 का बस। चौथा समझो कि किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। किसी एक सदस्य का अगर गुणधर्म पता चल जाए तो उसी के अकॉर्डिंग हम सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सभी का क्रियात्मक समूह की तो समान होगा या फिर उनके सामान्य सूत्र समान होंगे, तो फिर सभी का पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग लक्षण भी नोट करना, एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, परिभाषा भी नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ है रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। जो रुधिर होता है और लसिका में क्या अंतर है, ये दोनों नाम सुना होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो रुधिर होता है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। अब आप लोगों को एक तरफ हेडिंग डालना है रुधिर, एक तरफ हेडिंग डालना है लसिका। बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही डालना, ठीक है। ब्लैक से अंडरलाइन कर देना जैसा कि मैंने किया है, लेकिन ब्लैक कलर से। अब आप लोग कम से कम 5 अंतर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो मैं आपको रुधिर का 5 अंतर और लसिका दोनों में 5 अंतर बताऊंगा। जैसा कि रुधिर में पहला है कि यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। जो रुधिर होता है वो गहरे लाल रंग का एक तरल संयोजी ऊतक है। आपने ब्लड को देखा होगा, खून को देखा होगा कि वो गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। ओके, ये पहला है। इसमें आप लोग देखो पहला लसिका में कि यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। जो इसका रंगहीन होता है, इनका कोई रंग नहीं होता, विदाउट रंग के होते हैं। अब आप लोग रुधिर में सेकंड नंबर देखो कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। जब रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं तभी ये लाल रंग का होता है। अगर इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं तो लसिका भी लाल रंग का होता है, तो इसीलिए इसमें नहीं पाई जाती तो नहीं होता। तो रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। जिनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। और सेम इसमें देखो कि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। अब जो लसिका है उसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन रुधिर में क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। बस ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा डिफरेंस आप लोग देखो, तीसरा कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जो रुधिर होता है, रुधिर में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन्स वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ओके, रुधिर में याद रखना, रुधिर में जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा होती है। जो आपका लसिका होती है वो देखो, लसिका में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन रुधिर की अगर रुधिर से तुलना की जाए तो रुधिर से कम पाया जाता है प्रोटीन्स। किसमें? लसिका में। रुधिर में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, लसिका में कम पाया जाता है। चौथा डिफरेंस देखो, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो ऑक्सीजन होता है वो रुधिर में अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन लसिका में इसमें जो है ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। इसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। और पांचवा यानी कि लास्ट अंतर आप लोग समझ लो कि यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। जो रुधिर वाहिनियां होती हैं उसमें परिसंचरित होता है, और यह जो होता है लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह भी कार्य करता है। ऊतक में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है। तो ये लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होता है तथा जो ऊतक है ऊतक में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है, ठीक है।
याद हो गया ना, ये सारे अंतर, 5 अंतर आपको मैंने दिया है, 5 अंतर आप लोग याद कर लो। ये अगर इससे बाहर आपका नहीं आएगा, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस याद कर लो और ये 5 अंतर याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में आएगा, इतना लिख देना, 1 नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। ओके, ये सारे आपको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, छोटा सा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुमंग एवं जयांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पुमंग होता है एवं जयांग जो पुष्प का भाग है, उनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको एक बात समझना है, जो पुमंग होता है वो पुष्प के नर जननांग है। क्या है? पुष्प का जो नर जननांग होता है, एक नर होता है, एक मादा होता है। तो जो पुमंग होता है वो पुष्प का नर जननांग होता है, लेकिन जबकि जायांग जो होता है पुष्प का मादा जननांग होता है। पुष्प का मादा जननांग जायांग होता है और जो पुमंग होता है वो पुष्प का नर जननांग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन नोट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देखो, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा हुआ है अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का 2 उपयोग बताना है। उत्तर में आप लोगों को लिखना है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नवत हैं। ये हेडिंग जरूर डाल देना, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को सारी चीजें पता है कि अवतल दर्पण के 2 जो आपका उपयोग हैं वो क्या है, निम्नवत हैं। जैसे हम लोग एक एक उपयोग को समझेंगे। पहला कि अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाते समय प्रयोग किया जाता है। जो अवतल दर्पण होता है उसको दाढ़ी, जैसे दाढ़ी बनाया जाता है ना, तो उसका जब दाढ़ी बनाने वाला जो होता है तो वो इसका प्रयोग करता है। और दूसरा है कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो कान होता है, नाक होता है, गला होता है, कि जांच करने के लिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा है अवतल दर्पण के 2 उपयोग, और दोनों आपको समझ लेना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। आपको एसआई मात्रक बताना है, तो आप लोगों को मैंने बहुत आसान है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बस वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इतना क्वेश्चन ये आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग जितना मैंने बताया है ये सारे क्वेश्चंस याद करके जाना, जितना मैंने आपको समझाया है ये सारे क्वेश्चंस याद करके जाना। अब आपकी बारी आती है दीर्घोत्तरीय प्रश्न की, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आपका 10th साइंस का जो महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो आपको तैयार करके जाना है। जितना मैं आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता रहा हूं, अगर आप उतना तैयार करके जाते हो तो फिर आप लोग निधड़क रहिए, यही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। पहला प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक को 2-2 उदाहरण देकर समझाइए। 2 उदाहरण देकर, यानी कि प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। प्रत्येक का आपको उदाहरण देकर समझाना है। जैसे आपका संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारे आपके हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ये सारे आपके इसके प्रकार हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके प्रकार हैं। ठीक है, तो इन सबको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ओके, इन सारे को आपको पढ़ लेना है। अब अगर आपको इसका आंसर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को इसका आंसर जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा, लेकिन इससे पहले आप लोग ये समझ लो कितने हमें लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। जितना मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर उतना तैयार कर लोगे तो फिर आपका सारा नंबर क्लियर हो जाएगा। आप लोग एक एक दिन में 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे तो बहुत कम डेज में आपका सारा तैयार हो जाएगा। कोशिश करो कि आप लोग तैयार करने का, खुद से तैयार करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो प्रोवाइड करूंगा तुरंत, कल ही। ओके, तो ये आपका बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है, एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि बताना है। जो बनाने की विधि, 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण तथा समीकरण देते हुए लिखना है। देखो, आपको जो बेकिंग पाउडर है उसका बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, समीकरण, रासायनिक समीकरण, सारी चीजें बताना है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखो, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है जो व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जो व्यंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग लिखिए। सारी चीजें आपको लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो बनाने की विधि, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, उपयोग, सारी चीजें लिखना है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए। अगर शॉर्ट में आए लाइक एज लघुत्तरीय में तो आप लोग इतना ही लिख देना।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग फोकस करो। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने क्वेश्चन लिया है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है कि स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर अगर आप लोग जाओगे और जितना मैं बता रहा हूं उतना तैयार करके जाओगे तो फिर आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क साइंस में आएगा। लिखा हुआ है धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है वो क्या होता है, इसके दो प्रमुख उपयोग लिखिए। जो इनके दो प्रमुख उपयोग हैं उनको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, बहुत बार आ चुका है, अब की बार भी आएगा। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका जो एस्टरीकरण होता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ओके, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करो। लिखा हुआ है दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं लिखना है। दीर्घाकार आवर्त सारणी का नाम सुना होगा जब आप लोगों को तथ्यों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर पढ़ाया गया है तो उसमें आप लोगों को बताया गया है दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में। इन सारे को मैंने पढ़ाया है, जब चैप्टर पढ़ाया था तो सारी चीजों को पढ़ाया गया है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग फोकस करो कि पाचन से क्या तात्पर्य है। जो पाचन होता है, जो आपका पाचन होता है उससे क्या समझते हो उसकी परिभाषा देनी है। और इसमें कौन कौन से पाचक रस लेते हैं, पाचक रस भाग लेते हैं। जो पाचक रस होते हैं कौन कौन से भाग लेते हैं। और पचे हुए भोजन का अवशोषण तथा स्वांगीकरण की क्रिया का वर्णन करो। ये सारी चीजें आपको पढ़ाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है तो बच्चा पार्टी आप लोग इसे जरूर तैयार करके जाना। कि उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंग का नाम बताइए और मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्य विधि को सचित्र वर्णन कीजिए। कार्य विधि, क्रिया विधि, इन सारे का आपको वर्णन करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो फिर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। जो मेंडल के 3 आनुवंशिकता के नियम थे, जैसे आपका प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विहमन का नियम, तो इन सब के बारे में आपको वर्णन करना है। ये सारी चीजें पढ़ाया गया है। अगर आप लोग सर्च करोगे मेंडल का नियम बाय श्रवण लेक्चरर तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव नेत्र का नमनांकित चित्र बनाइए। जो मानव नेत्र होता है उसको आपको चित्र बनाना है तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख आपको खींचना है। किरण आरेख द्वारा समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाना। ये जितना मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं इसको नोट कर लेना एक जगह और कोशिश करना एक ही क्वेश्चन डेली तैयार करने का, फिर आप लोगों का सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ओम के नियम क्या है। जो ओम का नियम है वो क्या है और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का परिपथ खींचकर वर्णन करो। देखो, ओम का नियम भी मैंने बताया है, ओम के नियम का सत्यापन भी बताया है, तो सारी चीजें पढ़ाया गया है। ठीक है, सर्च कर सकते हो ओम का नियम बाय श्रवण लेक्चर। यहां आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में आपको फ्लेमिंग का नियम लिखिए। ओके, जो फ्लेमिंग का नियम है उसे लिखना है। तो यह आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, और अगर आप इन सब का आंसर देखना चाहते हो, इन सब का आप लोगों को जितना मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताया है इन सब का आंसर चाहिए तो ये वीडियो आप लोग देखना। इस पर आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा, उस वीडियो को आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जितना लॉन्ग क्वेश्चन है उसका मैंने आप लोगों को आंसर बताया है ऑलरेडी, तो इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना क्योंकि इसमें मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताया है। साइंस का आपका इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो जल्दी से जाओ देखो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जरूर देखना। ओके, इसमें मैंने सारे का डिस्कस कर दिया है जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आंसर सहित। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचिए। जो विद्युत मोटर है उसका आपको निम्नांकित आरेख खींचना है और इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। जो सिद्धांत है तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और आप लोगों को विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व आपको बताना है। जो विद्युत मोटर होता है उसमें विभक्त वलय का क्या महत्व है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करके जाना है। अगर मैंने जो वीडियो बताया उसे देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपका तैयार हो जाएगा। फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करना। निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र, एक होता है विद्युत जनित्र, एक होता है विद्युत मोटर, ठीक है, दोनों को याद करना है, का मूल सिद्धांत तथा क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसों का क्या महत्व। इसमें ब्रूस होते हैं, इसमें विभक्त वलय होते हैं। बस
तो ये था आज का हमारा साइंस का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो आप लोगों को वो वीडियो देखना है जो मैंने बताया है, और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो तो कमेंट करना। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करना, और इसका सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट का, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उन सबका, चाहे आपका साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो, आपका मैथ हो, सारे का। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो। जितना क्वेश्चन मैंने बताया है इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करके जाते हो तो फिर आप लोग कोई दिक्कत मत लेना, यहां से आप 90% ला सकते हो। तो वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।